गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर एक नए वीडियो के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं और आज बात करेंगे ग्राफ्स के बारे में। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट किए थे। ट्रिग्नोमेट्री सेक्शंस में लास्ट वीडियो में हमने बेसिक्स डिस्कस किए थे। बेसिक जितने फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, उसके बारे में सारे कंसेप्ट्स आपको बताए थे। एक एक करके सारी चीज़ बताई थी आपको और एक बहुत ही शानदार वीडियो बना था। आई होप आप सभी लोगों ने देखा होगा और आपको बहुत पसंद भी आया होगा। तो उसी कंटिन्यूएशन में हम बात करेंगे ग्राफ्स के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री में ग्राफ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे 6 फंक्शंस होते हैं और उन्हीं पर बेस्ड 6 ग्राफ्स हैं। इन ग्राफ से रिलेटेड सारी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएंगी और साथ साथ इंटीग्रेशन में और भी अलजेब्रा में और भी कई सारी जगह काम आएंगी। तो आज बात करेंगे ग्राफ्स के बारे में, बहुत ही बेसिक तरीके से लेके चलेंगे और सारा सिलेबस पूरा कवर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करके सारा जो अगला अपना एग्जाम है एनडीए 2023 फर्स्ट, वहाँ उसके होने से पहले तक पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। तो इस सीरीज में सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे, एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। इसके बाद कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस की एक पूरी सीरीज करेंगे। हर टॉपिक से कम 100 से 200 क्वेश्चंस करेंगे। तो पूरा एक एक्सटेंसिव ये एक मटेरियल तैयार होने जा रहा है, फ्री में बिल्कुल आप YouTube पर देख सकते हैं और ये पूरा सीरीज रहेगा और सारे बच्चों के लिए है। इसमें कोई भी पेड नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारा का सारा आप सभी लोगों के लिए है और ये बहुत ही अच्छा कंटेंट है। तो इस कंटेंट से आप निश्चिंत हो जाइए, पूरी तैयारी आपकी एनडीए की मैथमेटिक्स के पेपर की हो सकती है। बस आपको लगातार चैनल से जुड़े रहना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ग्राफ्स के बारे में। तो ग्राफ्स में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला ग्राफ जो आता है वो हमारा साइन एक्स का ग्राफ आता है। तो सबसे पहले हम ग्राफ्स के बारे में समझ लें कि ग्राफ है क्या चीज। तो ग्राफ एक रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकल, जिसमें हम डायग्राम की मदद से चीजों को समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं फंक्शन की, तो देखिए फंक्शन एक अलजेब्रिक टर्म है और इसको हम ट्रिग्नोमेट्री में कैसे समझेंगे ये समझ लीजिए। देखिए फंक्शन एक ऐसे समझिए कि फंक्शन एक मशीन है जिसमें हम कुछ इनपुट देते हैं और हमको क्या मिलता है, एक आउटपुट मिलता है। ठीक है, इट्स लाइक ए मशीन। यहां पर हम कुछ इनपुट दे रहे हैं और यहां पर हमको क्या मिल रहा है, कुछ आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, अब जैसे जैसे इनपुट चेंज करेंगे वैसे वैसे आउटपुट भी क्या होगा, बदलेगा और मशीन बदलेंगे तो भी आउटपुट क्या होगा, बदलेगा। तो आप जानते हैं इस दुनिया में हर चीज एक मशीन है जिसमें एक इनपुट दे रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, कुछ आउटपुट मिल रहा है। जैसे एक गन्ना या जूस निकालने की मशीन है तो उसमें हम सिट्रस फ्रूट डाल रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, जूस मिल रहा है। गन्ना डालेंगे तो गन्ने का जूस मिलेगा, संतरा या मौसमी डालेंगे तो मौसमी का जूस मिलेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट एंड टाइप ऑफ द मशीन वी गेट एन आउटपुट। तो हमको एक आउटपुट मिलेगा। तो फंक्शन भी इसी तरह की चीज है। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स और सेक एक्स। ये सारे के सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मतलब इसमें हम x की वैल्यू, x हमारा इनपुट है, साइन हमारी एक मशीन है और साइन x हमारा क्या है, एक आउटपुट है। तो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बदलूंगा फंक्शन के हिसाब से मुझे डिफरेंट टाइप के आउटपुट मिलेंगे। तो ये जो इनपुट का मैं यहां पर बात कर रहा हूं, तो ये इनपुट जो है वो कई सारे इनपुट हो सकते हैं और अगर अलजेब्रा के टर्म में हम बात करें इस इनपुट के सेट को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। जो हमारा इनपुट का सेट है उसको मैं क्या बोलता हूं, डोमेन। तो डोमेन का मतलब हो गया पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनपुट। मतलब उस मशीन में मैं क्या क्या चीजें दे सकता हूं वो मेरा क्या कहलाया जाएगा, उसका सेट जो कहलाया जाएगा वो डोमेन कहलाया जाएगा। अब आउटपुट का भी एक पॉसिबल सेट होगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, रेंज। तो रेंज जो हो गया वो मेरा क्या हो गया, पॉसिबल सेट ऑफ आउटपुट, यानी कि जो मुझे मिल सकता है या जो मिल रहा है वो मेरा क्या हो गया, रेंज हो गया। अब डिपेंडिंग अपॉन द मशीन मुझे आउटपुट मिलेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल से बताया कि अगर जूस निकालने की मशीन में मैं मौसमी डालूंगा तो मुझे मौसमी का जूस मिलेगा, गन्ना डालूंगा तो गन्ने का जूस मिलेगा और संतरा डालूंगा तो संतरे का जूस मिलेगा। लेकिन अगर मैं ये पेन डालूंगा तो मुझे जूस नहीं मिलेगा। तो मतलब पेन मेरा डिजायर्ड इनपुट नहीं है और इसको डालने पर मुझे आउटपुट नहीं मिलेगा।
तो ये मेरे डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट वी गेट एन आउटपुट। तो हर फंक्शन का क्या होगा, एक डोमेन होगा और एक रेंज होगा। अब फंक्शन क्या होगा हमारा, फंक्शन मतलब मशीन, sin x हो सकता है, cos x हो सकता है, tan x हो सकता है, cot x हो सकता है, cosec x हो सकता है और मेरा sec x हो सकता है। इतने टाइप के मेरे फंक्शंस हो सकते हैं, इतने टाइप की मशीन हो सकती हैं। इसका मतलब हर फंक्शन के लिए एक डोमेन होगा और एक क्या होगा, रेंज होगा। मतलब sin x के लिए अलग डोमेन होगा, cos x के लिए अलग होगा, sec x के लिए अलग होगा। हर फंक्शन के लिए डोमेन हमारा डिफरेंट होगा और डिपेंडिंग अपॉन द डोमेन मेरा रेंज भी डिफरेंट होगा। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा कि जितने भी टिक्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, हर एक फंक्शन का एक डोमेन होता है और एक रेंज होता है। तो डोमेन का मतलब हो गया कि मैं उस फंक्शन में क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकता हूं और उन वैल्यूज के बेसिस पर मुझे क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं sin x का अपना ग्राफ। ठीक है, तो sin x का जो ग्राफ है उसके बारे में बात करते हैं कि भाई sin x का जो ग्राफ है वो हम किस तरीके से बनाएंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम इससे ड्रॉ करेंगे और कुछ अच्छी बातें हम इससे सीखेंगे। इनमें से कुछ चीजें हो सकता है आपको पता हो और हो सकता है कि कुछ चीजें आपको ना पता हो। तो ये सारी चीजें हमको समराइज करनी है, ये सारी चीजें याद रखनी है, क्योंकि इनकी जरूरत न केवल टिक्नोमेट्री में वरना इंटीग्रेशन में, एलजेब्रा में और भी कहीं सारी जगह इसका यूज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने sin x के ग्राफ से। तो मैं बनाता हूं अपना sin x का ग्राफ। ये मैंने एक रफ एंड ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, शेप ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। इसको मैं कहता हूं 0, ये मेरा π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है और ये 2π है। ये हमारा नेगेटिव में है -π/2, ये -π, ये -3π/2 और ये माइनस का 2π। ये वैल्यू मेरी +1 है और ये वैल्यू जो है करस्पॉन्डिंग टू दिस इज -1। ठीक है, अब देखिए ये ग्राफ का नेचर है, ये कर्व है sin x का। ये पूरा, पहली चीज ये ग्राफ पूरा स्मूथ है, कहीं पर भी ये ग्राफ ब्रेक नहीं है। तो पहली चीज अगर मैं कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो पहला पॉइंट मुझे ध्यान रखना है कि ये कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, पहली चीज कैलकुलस का पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहां देखूं तो ये ग्राफ कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, लगातार है, कहीं पर भी इसमें ब्रेकेज नहीं है। तो देखिए भाई ग्राफ में हम लोग समझेंगे, ग्राफ में टिक्नोमेट्री से रिलेटेड चीजें भी, एलजेब्रा और कैलकुलस से रिलेटेड भी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को हम यहां पर कवर करेंगे। तो ये तो हो गया भाई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब आप देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है ये, इसमें मैं वैल्यूज दे रहा हूं, 0 भी है वैल्यूज मेरी, π/2 भी है, पाई भी है, 3π/2 भी है, 2π भी है। इस तरीके से ग्राफ लगातार चलता चला जा रहा है और नेगेटिव में भी वैल्यूज है। मतलब मेरा इनपुट पॉजिटिव भी मैं दे रहा हूं, नेगेटिव भी दे रहा हूं और हर इनपुट पर मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है। तो अगर मैं बात करूंगा इसके डोमेन की, तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल R। ठीक है भाई, तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपना कैपिटल R। ठीक, कैपिटल R का मतलब है कि हम इनपुट का जो पॉसिबल इनपुट है मैं कुछ भी दे सकता हूं, नेगेटिव वैल्यूज भी दे सकता हूं, 0 भी दे सकता हूं और पॉजिटिव वैल्यूज भी दे सकता हूं और हर एक वैल्यू पर मुझे कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। अब मैं आउटपुट की बात करूं तो ये ग्राफ देख रहे हैं मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, +1 तक, और मिनिमम कहां तक जा रहा है, -1 तक।
यानी +1 से -1 के बीच में ही मुझे सारी वैल्यूज मिल रही हैं। इनपुट मेरा कुछ भी है, इनपुट मेरा पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 0 हो, वैल्यूज जो आउटपुट का जो रेंज है वो कहां से कहां तक है, +1 से -1। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि इसका जो रेंज है, तो रेंज जो हो जाएगा भाई, हम लोग देखेंगे ये जो रेंज है वो हमारा हो जाएगा -1 to 1, यानी sin x की वैल्यू कभी भी -1 से कम नहीं होगी और +1 से ज्यादा नहीं होगी। अब इस कॉन्सेप्ट पर बेस बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनको हम लोग आगे देखेंगे कि भाई रेंज अगर -1 से 1 के बीच में है तो इस तरीके से हम जो क्वेश्चंस हैं उसको हम कैसे डील करेंगे। तो यहां से दो चीजें हम लोगों ने देख ली कि भाई डोमेन हमारा होगा R और रेंज होगा -1 से 1। देखिए जो भी लोग इंडिया की तैयारी कर रहे हैं बहुत सीरियसली तैयारी करें और लगातार चैनल से जुड़े रहें, इस पर लगातार आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी कॉन्टिन्यूअस। इसके अलावा आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट भी हम लोग यहां पर कवर करेंगे और कॉन्सेप्ट पर बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। तो बी पेशेंट, पूरा ध्यान से देखिए, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं मैं, एक एक छोटी से छोटी चीज आपको कवर करा रहा हूं, बहुत सारी बेसिक चीजें करा रहा हूं और ये इतना बेसिक आपको और कहीं पर भी नहीं मिलेगा, किसी भी चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सारा सब कुछ बेसिक, एक एक छोटी छोटी बात भी मैं कवर कर रहा हूं। तो ये इसलिए है ताकि कहीं से भी कोई गुंजाइश ना रहे और आपका जो एग्जाम है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाए। तो चलिए पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा कि डोमेन R होगा और रेंज क्या होगा, -1 से 1 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें तीसरे बात की, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है मतलब लगातार है। अब बात कर रही कैलकुलस की, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये ग्राफ क्या हो रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, मतलब एक डायरेक्शन में ये ग्राफ नहीं है। ऐसा नहीं कि हमेशा ऊपर ही जा रहा हो या हमेशा नीचे ही जा रहा हो। तो कैलकुलस में इस चीज को कहते हैं, अगर ग्राफ की एक ही डायरेक्शन है तो उसको बोलते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो ये ग्राफ की जो डायरेक्शन है वो एक डायरेक्शन नहीं है, कभी ग्राफ ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, कभी ग्राफ हमारा कहां जा रहा है, नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये यूनिफॉर्म डायरेक्शन इसकी नहीं है। तो अगर डायरेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है तो हम ये कहेंगे कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं है। ठीक है, तो इस बात को भी मैं यहां लिख देता हूं, नॉट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है भाई, तो ये कैलकुलस का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया कि कैलकुलस से ये नॉट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं है। अब देखते हैं कि भाई ये ग्राफ जा रहा ऊपर की तरफ, यहां से वैल्यूज की बदल रही, अब ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन जहां पर इसका डायरेक्शन बदल रहा है वो डायरेक्शन जो बदल रहा है वो स्मूथ है, मतलब बहुत शार्प टर्न नहीं हो रहा। इस ग्राफ में इस तरीके का टर्न आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, हर जगह ये डिफरेंशिएबल है। ठीक है, इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, हर जगह डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि शार्प टर्न आपका नहीं है, जो डायरेक्शन बदल रहा है वो स्मूथ है। चाहे अगर आप देख रहे हैं ग्राफ ऊपर जा रहा है फिर ये नीचे आ रहा है, लेकिन जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है वो स्मूथ है, यानी कि यहां पर जो हम टेंजेंट खींचेंगे वो उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, हमारी एक ही डायरेक्शन में, और ये जो टेंजेंट है यहां पर, चाहे यहां पर, ये एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब ये हमारे मिनिमा मैक्सिमा पॉइंट हो गए और ये क्या हो गए, मिनिमा पॉइंट। तो मैक्सिमा और मिनिमा दोनों पॉइंट हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये भी बात हम यहां से सीखेंगे, और डिफरेंशिएबल भी है हर जगह। तो ये चार चीजें अभी तक हम लोगों ने कवर की कि भाई डोमेन R होगा, रेंज -1 से 1 होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं है क्योंकि इसकी डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं है, और हर जगह ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अब बात करते हैं एक और चीज की कि देखिए अगर हम ये देख रहे हैं तो 0 से π/2 हमारा पहला क्वाड्रेंट है, π/2 से पाई हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट है, और 3π/2 से 2π हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट।
तो देखिए पहले दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, फिर तीसरे चौथे में ये नेगेटिव। तो ये ग्राफ इस तरीके से आएगा, ये हम लोग जानते हैं ऑलरेडी अपना ASTC रूल। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब यहां देखिए यहां पर अपोजिट है, तो ये जो एरिया होता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ये होता है थर्ड अपना, ये होता है सेकेंड और ये होता है फर्स्ट। क्योंकि यहां इसका मतलब है जब ग्राफ को हम इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो हम एंगल किस डायरेक्शन में नाप रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब इस तरीके से कर रहे हैं तो ग्राफ किस डायरेक्शन में हम है, ये हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल ले रहे हैं। 0 से -π/2 का मतलब हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि एंगल हम किस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो है 0 से एंगल जब हम क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं, सभी को पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया कि नेगेटिव होता है, तो इसीलिए ये नेगेटिव हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे अपने पॉजिटिव। तो यहां पर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और यहां पर नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इस तरीके से ये साइन कन्वेंशन है। ठीक है, अब अगली चीज एक और ध्यान देने वाली है कि 0 से π/2 की अगर हम बात करें तो 0 से π/2 में ग्राफ की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, यानी जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू भी हमको क्या मिल रही है, ज्यादा है। sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 की वैल्यू आपका होता है 1/2, sin 45 की 1/√2। इसका मतलब जैसे जैसे हम एंगल बढ़ रहा है 0 से 90 के बीच में वैल्यू भी ज्यादा मिल रही है। और π/2 से π के बीच में, अभी मैं 0 से π की बात कर रहा हूं, π/2 से π के बीच में जैसे जैसे एंगल हम बढ़ा रहे हैं वैल्यू क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। तो इस चीज को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। अगले जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर एंगल हमारा 0 से π/2 के बीच में है तो sin θ1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन sin θ2। ठीक है, तो अगर एंगल ज्यादा है तो साइन की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये सारी चीजें हमको क्वेश्चंस में आगे काम आने वाली है। दूसरी चीज जो मैं बात कर रहा था कि भाई अगर π/2 से लेकर पाई के बीच में है तो इसका मतलब अब sin θ1 की वैल्यू जो होगी वो sin θ2 से क्या हो जाएगी, अगर यहां पर θ1 ग्रेटर देन θ2 है, यहां पर θ1 ग्रेटर देन θ2, यानी एंगल अगर बड़ा होगा तो वैल्यू यहां कम मिलेगी और अगर यहां एंगल बड़ा होगा तो वैल्यू भी क्या मिलेगी, आपको ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, असर्शन रीजन में और बाकी जगह ये कॉन्सेप्ट आपका काम आने वाला है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट की। इंटीग्रेशन में अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है एरिया अंडर द कर्व। ये पॉजिटिव साइड है उसको मैंने व्हाइट से कलर किया है और इसको मैंने ब्लू या इससे कवर कर दिया है। सिमिलरली यहां पर भी कर लेते हैं भाई। पेन का कलर भी लगातार बदलता जा रहा है। चलिए अब इसमें चीज देखिए, 0 से π/2 ये जो एरिया है हर क्वाड्रेंट में, ये जो एरिया है इसकी वैल्यू भी 1 होगी, इस एरिया की वैल्यू भी 1 होगी, इस एरिया की वैल्यू भी 1 होगी, इस एरिया की, यानी sin x का हर क्वाड्रेंट में अगर हम एरिया की बात करें, एरिया अंडर द कर्व की बात करें तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, +1 हो जाएगी। इस चीज को भी हम लोग यहां पर देखेंगे। तो अगर मैं एरिया अंडर द कर्व की बात करूंगा, एरिया अंडर द कर्व की बात करूंगा तो चाहे वो sin x हो या cos x हो, जो एरिया होगा, एरिया इन ईच क्वाड्रेंट
बिकम 1 यूनिट। कितनी यूनिट होगी? 1 यूनिट हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन में इस चीज को मैं ऐसे लिखता हूं 0 to π/2 sin x dx। अब 0 से π/2 हो, π/2 से पाई हो, पाई से 3 π/2 हो, 0 से -π/2 हो या -π/2 से -π हो, जो भी क्वाड्रेंट की बात करेंगे, हर क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में भी यूनिट 1 होगा एरिया, इसमें भी 1 होगा, इसमें भी 1 होगा, इसमें भी 1 होगा। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करें या क्लॉकवाइज में, एरिया की वैल्यू क्या आएगी? हमेशा 1 होगी। ये बात साइन एक्स के लिए भी होगी और ये बात कॉस एक्स के लिए भी होगी। ठीक है, चलिए, तो हर टुकड़े का या हर क्वाड्रेंट का ये जो एरिया अंडर द कर्व है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 यूनिट होगी। तो इस चीज को भी हम लोग यहां पर याद रखेंगे, जो एरिया होगा वो क्या होना चाहिए? 1 यूनिट होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में कि भाई साइन एक्स कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है कि ऑड है, और थोड़ा बहुत पीरियोडिसिटी के बारे में बात करते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं है और पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इवन और ऑड फंक्शन के बारे में। देखिए, इवन फंक्शन का मतलब होता है कि भाई, अरे तो शिफ्ट होता जा रहा है भाई। इवन फंक्शन का मतलब होता है कि अगर मैं इनपुट पॉजिटिव की जगह नेगेटिव दूं तो भी मुझे सेम आउटपुट मिले। तो अगर मेरा फंक्शन एफ एक्स है कोई, तो एक्स की जगह अगर मैं -x रख दूं तो भी मेरा आउटपुट क्या मिले? मुझे सेम मिले। अगर मैं इनपुट पॉजिटिव दे रहा हूं तो भी मुझे वही मिले, और आउटपुट अगर मैं इनपुट पॉजिटिव दे रहा हूं तो भी आउटपुट सेम मिल रहा है, और नेगेटिव दे रहा हूं तो भी क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है। अब इस बात को यहां पर देखते हैं कि क्या साइन एक्स हमारा इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। अब देखिए, अगर मैं π/2 दे रहा हूं तो मुझे वैल्यू कितनी मिल रही है? +1। और अगर -π/2 दे रहा हूं तो वैल्यू कितनी मिल रही है? -1। इसका मतलब ये इवन फंक्शन नहीं है, क्योंकि इनपुट अगर मैं पॉजिटिव दे रहा हूं तो +1, अगर ये इवन फंक्शन होता तो -π/2 देने पर भी मुझे क्या मिलना चाहिए था? -1। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी कॉन्सेप्ट पर अगर हम बात करें कि ऑड फंक्शन, अब देखो ऑड फंक्शन क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। ऑड फंक्शन ये कहता है कि अगर मैं इनपुट प्लस की जगह माइनस दूंगा तो नेगेटिव आउटपुट मिलेगा। मतलब एफ एक्स बराबर -f-x। अगर मैं नेगेटिव दूंगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? जो पहले आउटपुट मिल रहा था पॉजिटिव देने में, उसमें एक माइनस साइन लग के आ जाएगा। और इवन में क्या होगा? आउटपुट मुझे सेम मिलेगा, चाहे मैं पॉजिटिव वैल्यू रखूं या नेगेटिव वैल्यू रखूं। अब हम समझते हैं कि भाई साइन एक्स हमारा इवन है कि ऑड है। आई होप अभी तक आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई साइन एक्स हमारा ऑड फंक्शन है। इसको यहां ग्राफ से भी समझ लेते हैं। देखो भाई, मैंने π/2 रखा तो मुझे +1 मिला, -π/2 रखा तो मुझे -1 मिला। इसका मतलब ये हमारा कैसा हो गया? ऑड फंक्शन हो गया। तो यहां से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि भाई अपना साइन एक्स जो है वो कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। अपना साइन एक्स कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। अब इस चीज को हम मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। हम लोगों ने देखा था कि भाई साइन माइनस थीटा क्या होता है? अपना माइनस साइन थीटा। ये हम लोग मैथमेटिकली देख चुके हैं। अपना बेसिक्स, जो हम लोग बेसिक्स वाला वीडियो कवर कर रहे थे, तो वहां पर ये बात हम लोगों ने देखी थी कि भाई साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। यहां पर हमने ग्राफिकली इसको वेरीफाई कर लिया कि भाई जो एफ एक्स होगा वो माइनस ऑफ एफ माइनस एक्स होगा। यानी नेगेटिव इनपुट देने पर हमको क्या मिलेगा? आउटपुट जो मिलेगा वो विद ए नेगेटिव साइन। तो साइन एक्स अपना कैसा फंक्शन हो गया? ऑड फंक्शन हो गया। तो ये इवन ऑड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया और ये पता चल गया कि साइन एक्स हमारा कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। अब बात करते हैं पीरियोडिक फंक्शन और पीरियोडिसिटी की।
तो देखो भाई, पीरियोडिक फंक्शन या पीरियोडिसिटी की अगर हम बात करें तो इसको हम ग्राफ के टर्म्स में हम लोग समझते हैं। ये अपना ग्राफ है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है एक ऐसा फंक्शन जिसकी एक रेगुलर इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट हो, मतलब एक डेफिनेट इंटरवल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, फिर से हमको क्या मिलेगी, वही मिलेगी। तो ऐसे फंक्शन को हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। और उस इंटरवल को, यानी वो जो टाइम है, वो जो समय अंतराल है जिसके बाद वो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड या पीरियोडिसिटी बोलते हैं। जैसे हर 7 दिन के बाद संडे आता है, हर 7 दिन के बाद मंडे आएगा, हर 7 दिन के बाद ट्यूसडे आएगा। तो एक पीरियोडिक अप्रोच है कि हर 7 दिन के बाद वही चीज होगी, ठीक है। जैसे हर 24 घंटे के बाद क्या होगा, नया दिन शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, जैसे अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद फिर से उसी पोजीशन में पहुंच जाएगी, या कोई आदमी एक गोल मैदान का चक्कर लगा रहा है तो हर 2πr डिस्टेंस के बाद सेम फिर से उसी पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो यही चीज पीरियोडिसिटी के टर्म्स में समझते हैं। तो देखो भाई, अगर हम बात करें, ये जो वेव बन रही है हमारी, ये वाली, ये पूरा एक वेव है, इसके बाद फिर से वैसा ही वेव बनेगा, ऐसे यहां पर भी। तो साइन एक्स जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि ये वेव बन रही है, एक पैटर्न बन रहा है, यही पैटर्न फिर से बनेगा। तो हर 2π इंटरवल के बाद वही पैटर्न क्या हो जाएगा, हमारा क्या होगा, रिपीट होगा। तो साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है और उसका पीरियड क्या होगा, 2π। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जब भी हम टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं वो टाइम इंटरवल सबसे शॉर्ट होना चाहिए। जैसे 4π के बीच में बनेगा, जैसे 2π में रिपीट होगी वेव, ऐसे ही 4π में भी रिपीट होगी, लेकिन 4π नहीं लेंगे, उसको हम क्या लेंगे, 2π लेंगे। हर 2π के बाद वैल्यू क्या होगी, हमको रिपीट हो जाएगी। तो पीरियोडिक फंक्शन को हम लोग इस तरीके समझते हैं कि भाई पीरियोडिक फंक्शन मतलब कि एक ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होगी, रिपीट होगी बार बार। तो अगर कोई फंक्शन हमारा f(x) है जिसका पीरियड t है, तो f(x) बराबर क्या होगा, x प्लस nt, जहां n क्या होगा, बिलोंग्स टू कैपिटल N। मतलब n की वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और t क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। और t को बोलते हैं पीरियड ऑफ दैट फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन जो इस कंडीशन को होल्ड करते हैं, उन फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। और साइन एक्स इस कंडीशन को फुलफिल करता है, तो साइन एक्स जो है अपना एक पीरियोडिक फंक्शन है। अब अगर बात होगी कि भाई साइन एक्स का पीरियड क्या है, तो साइन एक्स की अगर हम पीरियड की बात करें तो साइन एक्स का पीरियड कितना होगा, याद रखिएगा 2π हो जाएगा। साइन एक्स का पीरियड क्या होगा, 2π, यानी हर 2π इंटरवल के बाद साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपनी रिपीट हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमने इस ग्राफ से देखी। जो अपना साइन एक्स का ग्राफ है, इसमें हमने इतने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए कि भाई साइन एक्स एक कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, लगातार है, ठीक है। मोनोटोनिकली ना तो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, क्योंकि इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, कभी इंक्रीज करता है कभी डिक्रीज करता है। तीसरी चीज, इसका अपना डोमेन, डोमेन का मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनपुट, कि क्या क्या इनपुट हम दे सकते हैं। तो इसमें हम कुछ भी इनपुट दे सकते हैं, ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है। अब बात करते हैं रेंज की, कि भाई आउटपुट क्या मिलेगा। तो ये भी हम लोगों ने देखा कि आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा, -1 से 1 के बीच में मिलेगा, यानी -1 से कम नहीं मिलेगा और +1 से ज्यादा नहीं मिलेगा। इनपुट आप चाहे कुछ भी दो। चौथी चीज कि ये डिफरेंशिएबल होता है हर जगह, यानी कि इस फंक्शन में आप इसको डिफरेंशिएट हर जगह कर सकते हैं, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो ये कैलकुलस का पॉइंट ऑफ व्यू था जो हम लोगों ने यहां से देखा। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों ने देखा कि 0 से π/2 के बीच में अगर हम ग्राफ की बात करें, ये ग्राफ ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है, और π/2 से π के बीच में ये नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब 0 से π/2 के बीच में अगर θ1 ग्रेटर देन θ2 है, तो अपना sin θ1 की वैल्यू क्या होगी, sin θ2 से बड़ी होगी। ये सारी चीजें आपको क्वेश्चंस में काम आने वाली हैं, जिन क्वेश्चंस को अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।
फिर π/2 से पाई के बीच में अगर θ1 ग्रेटर देन θ2 है तो sin θ2 इज ग्रेटर देन sin θ1, यानी sin θ1 की वैल्यू क्या होगी, θ2 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इंटीग्रेशन में यूजफुल होती है कि अक्सर एरिया से रिलेटेड चीजें आती हैं और हम लोग सोचते हैं कि भाई ये बहुत कठिन है या बहुत मुश्किल है, जबकि एक बेसिक सी चीज है कि हर क्वाड्रेंट में चाहे वो sin x हो या cos x हो, उसका एरिया जो होगा वो हमेशा क्या होगा, x एक्सिस और उस कर्व के बीच का जो एरिया होगा वो हमेशा 1 यूनिट होगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देखेंगे कि एरिया अंडर द कर्व, मान लीजिए इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो चाहे sin x हो चाहे cos x हो, एरिया इन ईच क्वाड्रेंट बिकम 1 यूनिट, मतलब 0 से π/2 हो, π/2 से पाई हो, पाई से 3π/2 हो और अपना 3π/2 से 2π हो, एरिया अपना रहने वाला है 1 यूनिट, 1 से ज्यादा नहीं होगा। तो अगर 0 से 2π के बीच में आपसे एरिया पूछता है तो सिंपल आंसर 4 हो जाएगा, 1 1 1 1 ऐड कर दोगे 4 बार तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हम लोगों ने यहां से देखी। इसके बाद इवन और ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट देखा कि भाई इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होता है और अपना sin x कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। क्यों? क्योंकि sin माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, इसी कॉन्सेप्ट पर अपना sin x कैसा हो गया, ऑड फंक्शन। इसके बाद पीरियोडिसिटी या पीरियडिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट देखा कि भाई पीरियडिक फंक्शन या पीरियोडिसिटी क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी एक वैल्यू एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होती है, रिपीट होती है। तो अपना sin x जो होता है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन देखी और यहां से हमको पता चला कि sin x कैसा फंक्शन है, अपना एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड अपना कितना हुआ है, 2π है। तो ये सारी चीजें कुल मिला के पूरे sin x के ग्राफ को कवर करती हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको sin x से रिलेटेड बताई, ग्राफ का नेचर बताया, ग्राफ कैसे बनेगा ये बताया, डोमेन रेंज क्या होगा ये बताया, और छोटी छोटी चीजें जो रिलेटेड हो सकती हैं, जो आपको क्वेश्चंस में काम आ सकती हैं, वो आपको बताई। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको कवर कराए और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे cos x के ग्राफ के बारे में, tan x के ग्राफ के बारे में। तो मैं एक चीज आपको फिर से बताऊंगा, एक एक करके सारी चीजें करेंगे और सारा बेसिक्स कवर करेंगे, बेसिक्स से लेकर एडवांस तक, और इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चंस की। ऐसा नहीं कि केवल कॉन्सेप्ट ही डिस्कस करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट पर वीडियो हम लोग करेंगे और इसके बाद प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जिसमें पीडीएफ रहेंगे और उसका पूरा कंप्लीट सोल्यूशन आपको इंडस रेंजर्स पर मिलने जा रहा है। तो आई होप आपको वंस अगेन ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और अगर पसंद आएगा तो उसको लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।